नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण व विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में भी हम विगत परीक्षाओं में व अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना प्रथम प्रश्न है, ओगड़ पंथ का संबंध किससे है? यानी कि ओगड़ पंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? एक, जैन संप्रदाय, दो, नाथ पंथ, तीन, वैष्णव मत, चार, प्रसिक संप्रदाय। ने ओगड़ पंथ का संबंध किस संप्रदाय से या पंथ से है? एक नंबर जैन धर्म संप्रदाय से, दो नाथ पंथ से, तीन वैष्णव मत से और चार प्रसिक संप्रदाय से। इसका सही आंसर होगा दो नंबर या बी, नाथ पंथ से। ओगड़ पंथ का संबंध नाथ पंथ से था। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। इस कथन के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। इस कथन के लेखक कौन है? ए, रामविलास शर्मा, बी, बच्चन सिंह, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी, इनमें से कोई नहीं। एक नंबर रामविलास शर्मा, दो नंबर बच्चन सिंह, तीन हजारी प्रसाद द्विवेदी, चार इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक नंबर रामविलास शर्मा। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। चंद्रवरदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। उपयुक्त पंक्तियां किस लेखक की है? चंद्रवरदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उपयुक्त पंक्तियां किस लेखक की है? एक नंबर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीन रामचंद्र शुक्ल, चार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक नंबर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीन रामचंद्र शुक्ल, चार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर होगा तीन नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि माना और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? यानी अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? एक, बौद्ध धर्म का, दो सिद्ध संप्रदाय का, तीन सूफी संप्रदाय का, चार नाथ संप्रदाय का। यानी अवधूत मत किस का पर्यायवाची है? एक, बौद्ध धर्म, दो सिद्ध संप्रदाय, तीन सूफी संप्रदाय, चार नाथ संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा चार नंबर नाथ संप्रदाय। अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह उक्ति हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह उक्ति हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की है?
एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दो गणपति चंद्र गुप्त, तीन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चार डॉक्टर नगेंद्र। एक नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दो गणपति चंद्र गुप्त, तीन राम कुमार वर्मा, चार डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा एक नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कहा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बीसल देव रासो रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी बीसल देव रासो के बारे में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? एक, इनके कवि नरपति नाल है। दो, यह गीत नृत्य रासो परंपरा का ग्रंथ है। तीन, इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। चार, यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। तो बीसल देव रासो के बारे में कौन सा कथन असत्य या गलत है? एक, इनके कवि नरपति नाल है। यह गीत नृत्य रासो परंपरा का ग्रंथ है। तीन, इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। चार, यह शुद्ध लोक रंजन की रचना है। इसका सही आंसर होगा तीन, इसमें राजा के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। इसमें यह बीसल देव रासो एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है और श्रृंगार में मूल रूप से वियोग श्रृंगार का वर्णन है। हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? यानी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? एक, संत काव्य। दो, रीति काव्य। तीन, स्वयंभू। चार, बुद्ध घोष। यानी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? एक, संत काव्य, रीति काव्य, स्वयंभू, बुद्ध घोष। इसका सही आंसर होगा एक नंबर संत काव्य। यानी हिंदी साहित्य की संत काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, यह किस कवि की रचना है? यानी गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, यह किस कवि की रचना है? रैदास। दो, कबीरदास। तीन, गोरखनाथ। चार, तुलसीदास। रैदास, कबीरदास, गोरखनाथ, तुलसीदास। सही आंसर, इसका सही आंसर होगा चार नंबर तुलसीदास। यह पंक्ति भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास की है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताइए। यानी उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इन पंक्तियों के लेखक का नाम एक, रामकुमार वर्मा। दो, राहुल सांकरतैन। तीन, रामचंद्र शुक्ल। चार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामकुमार वर्मा, राहुल सांकरतैन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा तीन नंबर आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है।
वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह सिद्ध साहित्य इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? यानी महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? ए रामचरितमानस, दो गोदान, इन साकेत, पृथ्वीराज रासो। यानी कि यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? रामचरितमानस, गोदान, साकेत, पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर होगा 4 पृथ्वीराज रासो। यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। प्रस्तुत उद्धरण किस लेखक का है? यानी जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। प्रस्तुत उद्धरण किस लेखक का है? 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 श्याम सुंदर दास, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ये बढ़ाव है और इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक 1 राम कुमार वर्मा, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 डॉक्टर रसाल, 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यानी आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। यानी पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। 1 मिश्र बंधु, 2 कर्नल टॉड, 3 हीराचंद ओझा, 4 रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल। का सही आंसर होगा 4 नंबर रामचंद्र शुक्ल। यानी आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक माना है और डॉक्टर वुलर ने इसे जाली ग्रंथ कहा है। डॉक्टर वुलर ने इसे पूर्ण रूप से जाली कहा है। डॉक्टर ने पूर्ण रूप से इसे जाली ग्रंथ कहा है। जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? 1 मधुकर कवि, 2 भट्ट केदार, 3 विद्यापति, 4 अमीर खुसरो। यानी जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर भट्ट केदार। यानी भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की। मधुकर कवि ने जय मयंक, जस चंद्रिका, जय मयंक,
जसचंद्रिका, विद्यापति ने पदावली और अमीर खुसरो ने नुह सिपर, दो सुकने, गजल, खालिक बारी आदि रचनाओं की रचना की। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? 1. डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, 2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3. परशुराम चतुर्वेदी, 4. राहुल शंकर तैन। यानी गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, राहुल शंकर तैन। इसका सही आंसर होगा 1. डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल गोरखबानी ग्रंथ के संपादक है। पवम चरियु के रचयिता कौन है? पवम चरियु के रचयिता 1. पुष्पदंत, 2. धनपाल, 3. अब्दुर्रहमान, 4. स्वयंभू। यानी पवम चरियु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुर्रहमान, स्वयंभू। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर स्वयंभू। यानी पवम चरियु के रचयिता स्वयंभू है और जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेसन है, यह कथन है। यानी हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेसन है, यह कथन है गारसा दत्तासी का, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का, 3. डॉक्टर राम सिंह का, 4. हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 1 नंबर गारसा दत्तासी का, 2. नलिन विलोचन शर्मा का, 3. नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेसन है, यह कथन है। इसका सही आंसर होगा तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विधेयवादी साहित्य इतिहास का आदम का प्रवर्तक नहीं माना, उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को माना है। उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को विधेयवादी पद्धति का आदम प्रवर्तक माना है। निम्नलिखित में से आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? निम्नलिखित में से आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? 1. भक्ति भावना, 2. वीरता की भावना, 3. राष्ट्रीय भावना, 4. इनमें से कोई नहीं। आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? 1. भक्ति भावना, 2. वीरता की भावना, 3. राष्ट्रीय भावना, 4. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 3. राष्ट्रीय भावना। यानी आदिकाल में राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है। निम्न में से कौन सा बिंदु सिद्ध साहित्य की विशेषता प्रकट करने में सही नहीं बैठता है? निम्न में से कौन सा बिंदु सिद्ध साहित्य की विशेषता प्रकट करने में सही नहीं बैठता है? 1. सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है, 2. सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व है, 3. गुरु को विशेष महत्व, 4. रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध। 1. सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण, सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व, 3. गुरु को विशेष महत्व, 4. रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध। सिद्धों का शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण रहा है, ये सही है। गुरु का विशेष महत्व है, सही है।
रूढ़ियों और बायाडम्बरों का भी विरोध किया सिद्धों ने भी सही है। इसमें सही आंसर होगा 2 नंबर कि सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का विशेष महत्व है। तो सिद्धों की सिद्धि प्राप्ति में शास्त्रों का महत्व गौण था। सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू है। सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू है। सिद्धियों की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल, यानी सिद्धियों की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल, वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था, असम्मान, सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण पक्ष पर बल। 4 गुह्य साधना के द्वारा काम शास्त्र का समावेश। सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू है। 1 सिद्धियों की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल, वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था, असम्मान, सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण पक्ष पर बल, गुह्य साधना के द्वारा काम शास्त्र का समावेश। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर गुह्य साधना के द्वारा काम शास्त्र का समावेश सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक अनैतिक पहलू है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? ए कल्लू लाल का, 2 इंसाअल्लाह खा, 3 अमीर खुसरो, 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लू लाल, इंसाअल्लाह खा, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अमीर खुसरो। देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा का मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। यानी देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा का मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार है शालिभद्र सूरी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 चंद्रवरदाई, 4 विद्यापति। यानी देसी भाषा का मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार है शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवरदाई, विद्यापति। इसका सही आंसर होगा 4 विद्यापति ने मैथिली भाषा यानी देसी भाषा में रचनाएं की है और इनकी प्रमुख रचना पदावली जो मैथिली भाषा में है और इनकी 2 अन्य रचनाएं अवहट में है कीर्ति लता व कीर्ति पताका। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? 1 नंबर सुनीति कुमार चटर्जी, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 ग्रियर्सन, 4 धीरेन्द्र वर्मा। यानी विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, धीरेन्द्र वर्मा का। इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 2 नंबर। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्राकृत अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, 2 नंबर अपभ्रंश, 3 पुरानी हिंदी, 4 देसी भाषा। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या देसी भाषा। सही आंसर होगा 3 पुरानी हिंदी।
यानी उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? 1 पवमचर्यु, 2 पाहुड़ दोहा, 3 भविष्यत का, 4 चित्रावली। कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पवमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। सही आंसर है 4 चित्रावली। चित्रावली उस्मान द्वारा रचित अवधी भाषा की है। और पवमचरित स्वयंभू, पाहुड़ दोहा रामसिंह और भविष्यत का धनपाल कृत है। और ये तीनों अपभ्रंश की है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? 1 माधव प्रसाद मिश्र, 2 सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 केशव प्रसाद मिश्र, 4 बालकृष्ण भट्ट। यानी विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक माधव प्रसाद मिश्र है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? 1 स्वयंभू, 2 विद्यापति, 3 चंद्रवरदाई, 4 जगनिक। यानी हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक। इसका सही आंसर होगा 2 विद्यापति। यानी विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। और इसके अलावा विद्यापति को अन्य भी रचनाएं, इनको नव कवि शेखर, इनको नव कवि शेखर भी कहते हैं। इनको नव कवि शेखर, मैथिल कोकिल, इनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं। मैथिल कोकिल भी कहते हैं। अभिनव जयदेव भी कहते हैं। अभिनव जयदेव भी कहते हैं। इनको अभिनव जयदेव भी कहते हैं। पंचानन भी कहते हैं। इनको पंचानन भी कहते हैं। और यह तिरहुत के राजा विद्यापति तिरहुत के राजा सिंह सिंह व कीर्ति सिंह के दरबार में रहे। दोनों के दरबार में इन्होंने आश्रय प्राप्त किया। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। यानी आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। 1 सामाजिक चेतना, 2 आश्रयदाता प्रशंसा, 3 धार्मिक चेतना, 4 राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना। सही आंसर होगा 4 राष्ट्रीय चेतना। यानी आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रही है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। यानी आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। 1 प्राकृत भाषा, 2 पाली, 3 डिंगल पिंगल मिश्रित, 4 खड़ी बोली। यानी आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली और खड़ी लास्ट 4 खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा 3 डिंगल पिंगल। डिंगल होती है, डिंगल राजस्थानी भाषा में अपभ्रंश भाषा मिलने पे जो बनती है वो होती है डिंगल। और पिंगल होती है राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा। राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा के योग से जो भाषा बनती है वो पिंगल भाषा कहलाती है। और राजस्थानी अपभ्रंश के योग से बनने वाली डिंगल। निम्नलिखित में से
कौन सा सुमेलित नहीं है? एक भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, दो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, तीन स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी, चार चंदनवाला रास आसगु कवि। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, दो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, तीन स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी, चार चंदनवाला रास आसगु कवि। इसका सही आंसर होगा तीन नंबर असुमेलित है, क्योंकि स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी की है। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी की रचना है। रणमल छंद का रचयिता कौन है? रणमल छंद का रचयिता कौन है? एक भट्ट केदार, दो मधुकर कवि, तीन विजय सेन सूरी, चार श्रीधर। यानी रणमल छंद का रचयिता कौन है? एक भट्ट केदार, दो मधुकर कवि, तीन विजय सेन सूरी, चार श्रीधर। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर श्रीधर। यानी रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है और यह 70 छंदों में लिखित है। यह 70 छंदों में लिखित एक वीर गीत है। यानी रणमल छंद 70 छंदों में लिखा एक वीर गीत है। 70 छंदों में लिखा हुआ एक वीर गीत है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? एक राजेश्वर, दो अनंगपाल, तीन सप्तर्षि, चार सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, अनंगपाल, सप्तर्षि, सोमेश्वर। सही आंसर होगा 4। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर है। निम्न में से वह जैन कवि जो पहले शैव भक्त ब्राह्मण था। यानी निम्न में से वह जैन कवि जो पहले शैव भक्त ब्राह्मण था। एक धनपाल, दो पुष्पदन, तीन स्वयंभू, चार अब्दुर रहमान। निम्न में से वह जैन कवि जो पहले शैव भक्त ब्राह्मण था। एक धनपाल, पुष्पदन, स्वयंभू, अब्दुर रहमान। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर पुष्पदंत। यानी पुष्पदंत पहले शैव भक्त ब्राह्मण था जो बाद में जैन होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र काव्य का उत्स किस कृति से माना है? यानी डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र काव्य का उत्स किस कृति से माना है? एक आबू रास, दो जीव दया रास, तीन उपदेश रसायन रास, चार योगसार। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र काव्य का उत्स किस कृति से माना है? आबू रास, जीव दया, उपदेश रसायन, योगसार। इसका सही आंसर होगा 3 उपदेश रसायन। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन राष्ट्र काव्य का उत्स उपदेश रसायन रास कृति से माना है। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? एक हेमचंद्र, दो देवसेन, तीन शरयपाद, चार विद्यापति। यानी प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? एक हेमचंद्र, दो देवसेन, तीन शरयपाद, चार विद्यापति। सही आंसर होगा एक हेमचंद्र। यानी हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृति समूह
हेमचंद्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा कृति समूह हेमचंद्र का है? एक हिंदी शब्दानुशासन, तो छंदानुशासन, 2 पहुड़ दोहा आबूरास, 3 कुमारपाल प्रतिबोध प्रबंध चिंतामणि, 4 इनमें से कोई नहीं। 1 हिंदी शब्दानुशासन, छंदानुशासन, 2 पहुड़ दोहा आबूरास, 3 कुमारपाल प्रतिबोध प्रबंध चिंतामणि, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1। हेमचंद्र का रचनाएं हैं हिंदी शब्दानुशासन और छंदानुशासन। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृतावास हिंदी किसने कहा? यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृतावास हिंदी 1 रामविलास शर्मा, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 गणपति चंद्र गुप्त, 4 रामचंद्र शुक्ल। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृतावास हिंदी किसने कहा है? सही आंसर होगा 4। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृतावास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? यानी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? 1 मिश्र बंधु विनोद से, 2 सेवसियस रोज से, 3 तजकिरा ए शुअरा ई हिंदी से, 4 इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो ए हिंदुस्तान से। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? मिश्र बंधु विनोद से, सेवसियस रोज से, तजकिरा ए शुअरा ई हिंदी से, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो ए हिंदुस्तान से। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर सेवसियस रोज से। डॉक्टर ग्रियर्सन ने सेवसियस रोज से सर्वाधिक सहायता ली। डोम्ब गीति का योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? डोम्बी गीति का योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ है? शरप्पा, डोमिप्पा, शबरप्पा, कणप्पा। 1 शरप्पा, डोमिप्पा, शबरप्पा, कणप्पा। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर डोमिप्पा। योगचर्या डोम्बी गीति का योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश ग्रंथों के रचनाकार है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं। यानी गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 3 राहुल सांकरतैन, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकरतैन, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये शेष रहे प्रश्न उत्तरों को आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।